जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स बिहार में। दोस्तों आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और क्लास 10th का बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी जो है उसका पहला चैप्टर का कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको आज हम लोग करेंगे। हमारा ये आज दोस्तों पहला वीडियो है, तो जो भी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। आज हम 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसी प्रकार से आगे भी चैप्टर वाइज लेकर के जो क्वेश्चन आपका बनता है और जहां से प्रश्न उठते हैं और पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। और आगे भी इस प्रकार से आपको, ये तो पहला वीडियो हो गया, फिर इसके बाद चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिससे आप वहाँ से पूरी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में स्वीकृत किया गया था, है ना। ब्राज़ील का एक शहर जिसका नाम क्या है, रियो डी जेनेरो, उसमें ये स्वीकृत किया गया था, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर आपका पहला, ये संबंधित किससे है, तो पृथ्वी सम्मेलन का आप नाम सुने होंगे, है ना। तो पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित है। जो आपका 1992 में होता है वह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है। क्या होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका होता है वह 1992 में होता है और इसी वक्त एक घोषणा किया जाता है, उस घोषणा का नाम होता है एजेंडा 21। क्या होता है? एजेंडा 21, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजेंडा 21। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1997 में, क्या होता है? 1997 में आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। क्या होता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। तो ये जो होता है आपका 1997 में, इसको बोलते हैं +5 सम्मेलन। क्या बोलते हैं? +5 सम्मेलन, ठीक है। तो जो 1992 में जो आपका 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है, इसमें एक एजेंडा तय किया जाता है जिसमें बोला गया, जिसका एजेंडा का नाम क्या होता है? एजेंडा 21, यानी कि एजेंडा 21, ठीक है। इसके बाद इसकी समीक्षा के लिए कि इस एजेंडा को लागू किया गया है तो कितना हद तक यह काम किया, है ना, कितना हद तक कारगर साबित हुआ, इसकी समीक्षा के लिए जो 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, बोलेगा कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है ना। प्रकृति से, जो प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो विजुअल इंडिविजुअल जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है या जो हमें महसूस हो रही है, तो सब के सब क्या है? प्राकृतिक है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को, ठीक है, किसको पूर्ति कर रही है? हमारी आवश्यकताओं को प्रयुक्त की जाती है, से क्या कहलाती है। तो सबसे पहली बात कि एक डिफिनेशन आपको ये जो होगा, अच्छा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन, है ना। इसका क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आवश्यकता जैसे पूछेगा आपसे कि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, पूछेगा कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? संसाधन। तो आपसे यह पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो ये आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बढ़िया से आप समझ चुके हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो आपका यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव हो ही गया, फिर आपका जो है सब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकता है। जैसे प्रकृति से प्राप्त, जैसे पूछ दिया कि प्राकृतिक संसाधन या संसाधन क्या है, तो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है क्या कहलाती है? तो वे सभी के सभी क्या कहलाती हैं? संसाधन। साधन तो हो नहीं सकता है, प्राकृतिक वस्तु तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा आपका जो संसाधनों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, वे संसाधन जो निर्जीव, क्या बोला गया कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं क्या कहलाते हैं। यानी कि वैसे संसाधन जो वैसे पदार्थों से या वैसे ऑब्जेक्टों से बनते हैं जिनमें जीवन नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? अजैव संसाधन, है ना। निर्जीव, निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन न हो, है ना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? जिसमें जीवन न हो, क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा, ठीक है। तो अजैव, देखिए एक होता है कि आपका जैव संसाधन, एक जैव होता है और एक होता है अजैव, ठीक है। तो जैव का मतलब उससे है जिसमें जीवन हो, मतलब जीवन है, और अजैव का मतलब हुआ जिसमें जीवन नहीं है। क्या है? जीवन जो है नहीं है, है ना। तो क्या कहलाएगा? अजैव।
तो निर्जीव बोला, यानी कि इसमें निर्जीव, अगर इसको तोड़िएगा निर्जीव को तो इसका होता है निह जोड़ जीव। संधि विच्छेद आपसे पूछेगा तो उसमें क्या होता है निह जोड़ जीव, यानी कि निह का मतलब क्या होता है नहीं, और जीव का मतलब जीवन। जिसमें जीवन नहीं है क्या कहलाएगा, निर्जीव, है ना। तो वैसे संसाधन क्या कहलाएंगे, वैसे भी हम पढ़ते हैं कि जिसमें जीवन है जैव संसाधन, है ना, और जिसमें जीवन नहीं है क्या कहलाता है, अजैव संसाधन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अजैव संसाधन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। सर्वेक्षण, जैसे आप जैव संसाधन पढ़ेंगे तो उसमें बता दें कि पहले क्या होता है, पहले उसका खोज होता है, खोज होने के बाद उसको पहचान किया जाता है, पहचान करने के बाद उसका सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वेक्षण में कितनी मात्रा में है, क्या है, कहाँ है, इन सभी चीज़ों को माइनिंग करने में दिक्कत ना हो, इन सभी चीज़ों को और देखा जाता है। ठीक है, उसे सर्वेक्षण बोलते हैं। तो सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब सर्वेक्षण का कार्य जो वह हो चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की चुकी है, यानी कि उसका उपयोग क्या होगा। जैसे हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में आपका लिथियम का भंडार मिला है, लद्दाख वाले रीजन में, है ना। तो वो लिथियम का चेक हो चुका है कि अब किस क्वांटिटी का है, किस क्वालिटी का है, तो पता चला कि अच्छी क्वालिटी का है, तो उसका माइनिंग के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया। और अडानी ग्रुप उसका जो है माइनिंग करेगा, माइनिंग करने के बाद जो है उसे उत्पादन होगा तो फिर बैटरी बनेगा। ठीक है, तो इसका खोज होता है, फिर क्या होता है, खोज करने के बाद पहचान की जाती है, पहचान के बाद उपयोग के बारे में ध्यान दिया जाता है, फिर गुणवत्ता चेक किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, हम सर्वेक्षण बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको क्या कहेंगे, मतलब कि संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन। क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन। ठीक है, और जैव संसाधन का मतलब तो जानते हैं कि जो जीवों से प्राप्त हो, सजीवों से प्राप्त हो जैव संसाधन। नवीकरणीय, कि जो नवीकरणीय यानी कि नया करने योग्य हो। नवी का मतलब नवी जो बना है आपका नवजोड़ करणीय से बना है, किससे बना है, नवजोड़ करणीय, है ना। तो नव मतलब नया और करणीय मतलब करने योग्य, यानी कि वैसा संसाधन जिसको आप नया कर सकते हैं नवकरणीय कहलाएगा। जैविक संसाधन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है कि संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध प्रयोग से, न्याय संगत का मतलब क्या हुआ कि न्याय के साथ, संगत का मतलब होता है साथ, है ना। तो न्याय के साथ और योजनाबद्ध यानी कि एक प्री प्लान, यानी कि पहले से प्लान बना करके कैसे कैसे कार्य को करना है, जिससे संसाधन व्यर्थ न जाए, क्या कहलाता है। यानी कि संसाधनों का उपयोग कीजिए लेकिन न्याय संगत, यानी कि संसाधनों के साथ अन्याय मत कीजिए, योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि प्लान बना करके, ताकि संसाधन जो है वह व्यर्थ न जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका संसाधन संरक्षण। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या, संसाधन संरक्षण। संरक्षण शब्द का मतलब होता है बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि राष्ट्रीय वन नीति, क्या बोला है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वह कब घोषित की गई। राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की जाती है, तो 1953 यानी कि 1953 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, है ना, संसाधन है लेकिन किस प्रकार के, जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिसमें जीवन व्याप्त है। व्याप्त का मतलब क्या होना, विद्यमान होना, उसमें प्रयुक्त होना, जैसे होता है ना कि उसमें होना। तो जो जीवन जिसमें है, व्याप्त है, क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे आपका, जिसमें वैसे संसाधन जिसमें जीवन है क्या कहलाता है, जैव संसाधन। अभी इससे पहले हम क्वेश्चन में देखे थे, है ना, कि जिसमें जीवन है कहलाएगा जैव संसाधन, और जिसमें जीवन नहीं है ना, जैसे जीवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन। मतलब उसमें जीवन, अ का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे अ उपसर्ग लग जाना, इसका मतलब क्या होता है, अ का मतलब होता है नहीं। तो अ और जैव, यानी कि जैव का मतलब तो जानते हैं जीव, और अ का मतलब नहीं, यानी कि वैसा संसाधन जिसमें जीव नहीं है, क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन। और जिसमें जीवन है, तो यहाँ क्या पूछा है, जिसमें जीवन व्याप्त है, क्या कहलाएगा, जैव संसाधन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें बोला गया है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा वह यही था कि रियो डी जेनेरो में जो है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। हम पहले बता दिए कि 1992 में। देखिए क्वेश्चन डिस्कशन करने का मतलब यह नहीं है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आप आंसर बता दिए कि फलाना आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, वो आंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस करना चाहिए, चाहे आप ग्रुप में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं या कोई शिक्षक आपको डिस्कशन कर रहे हैं,
तो क्वेश्चन एक बताने के बाद आपका एक से अधिक क्वेश्चन क्लियर हो पाए। जैसा हमने पहले क्वेश्चन में बोला था ना आपको कि जो आपका 1992 में जो सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील देश का है ना, तो वहाँ पे एक सम्मेलन, तो सम्मेलन का जिसमें एजेंडा तय किया गया, उस एजेंडा का क्या नाम रखा गया, तो एजेंडा 21 है ना, एजेंडा 21। तो वह भी उस वक्त हम आपको बताया कि एजेंडा 21 जो है आपका क्या है, तो यह पृथ्वी सम्मेलन है। क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपका रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वह कब हुआ था कि बात होगी, तो क्या हो जाएगा 1992 यानी कि 1992 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बोला गया कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मतलब अब मिट्टी जो है आपका वह ये जो लाल मिट्टी पीली मिट्टी जो पाई जाती है वह किस रीजन में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा दक्कन का पठार। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी नदी वाला क्षेत्र होगा, नदी का क्षेत्र जहाँ भी है वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, मिट्टी तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ है ना। इसको अगर समझिएगा, देखिए शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चीज़ें याद हमें इसलिए रहती है क्योंकि हम उसको समझते हैं, है ना। मूवी देखने के बाद लोगों को बहुत लंबे समय के लिए याद आता है कि फलाना हीरो फलाना है ना, इस तरीके से विलेन ऐसे किया, वैसे मारा, उसको एकदम से मारा तो उड़ा दिया, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहती है। ठीक है, तो शब्द को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जलोढ़, जलोढ़ हम क्यों कहेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात है कि जलोढ़ हम क्यों कहेंगे। तो इसको अगर तोड़ते हैं शब्द को समझने के लिए, सबसे पहले शब्दों को तोड़िए। देखिए क्वेश्चन स्लो होगा, कम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन बेहतर तरीके से। ऐसा नहीं कि 20-15 मिनट 10 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करा दिए और क्वेश्चन 5 भी आपको याद नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी को सबसे पहले हम समझते हैं जलोढ़ क्यों कहेंगे। तो समझने के लिए शब्द को हम तोड़ते हैं पहले, तो तोड़िए इसको। तो जलोढ़ को अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जल जोड़ ओढ़ हो सकता है ना, जल जोड़ ओढ़ तोड़ सकते हैं इसको हम। अब जल जोड़ ओढ़ तोड़ लिए तो इसका मतलब कि आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जल को क्या किया जा रहा है, ओढ़ा जा रहा है। जल को ओढ़ा, जल जो है ओढ़ रहा है, तो किसको ओढ़ रहा है, तो मिट्टी को। किसको ओढ़ रहा है, मिट्टी को, है ना। अब जैसे कोई वस्त्र आप ओढ़ लिए तो ओढ़ने के बाद जहाँ जाएगा वहीं छोड़िएगा ना, जहाँ स्थिर हो जाए बैठ जाएगा वहाँ छोड़ दीजिएगा, रख दीजिएगा। तो इस तरीके से जल क्या किया कि मिट्टी को ओढ़ लिया और ओढ़ करके किसी विशेष क्षेत्र में ला करके रख दिया। उसे किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जलों के द्वारा काट करके बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन इस प्रकार का मिलता है तो इसको और डीपली हम करेंगे। फिलहाल आपका पूछा है कि लाल पीली मिट्टी जो पाई जाती है कहाँ, तो दक्कन के पठार में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 10वां क्वेश्चन है। बोला गया है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है ना। क्या बोला है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब क्या हुआ, इसको तोड़िए, शब्द को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को आधा आप समझ जा रहे हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चन समझ गए तो आधा आप हल उसको कर लिए। सर्वोत्तम है ना, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का मतलब क्या हुआ, सभी में उत्तम। क्या हुआ, सभी में उत्तम। उत्तम का मतलब क्या होता है, तो जानते ही अच्छा है ना। सभी में उत्तम का मतलब क्या हुआ, सबसे अच्छा। तो सर्वोत्तम क्वालिटी किस जो मिट्टी होगा वह कपास के लिए कौन सा हो जाएगा, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा इसका, काली मिट्टी है ना। काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए क्या होता है, सबसे अच्छी मिट्टी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट होगा 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया कि जल कैसा संसाधन है, जल कैसा संसाधन है। तो बात करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन 2 में क्या, मानव निर्मित संसाधन। ऑप्शन 3 में आपका क्या है, सी में सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन। और चौथा इसमें, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन हम आपको जो भी सिखा रहे हैं, आपका प्रिपरेशन एग्जाम के भी उसे करा रहे हैं हम, ताकि देखिए अब ये जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ याद रहे, यह भी संभव नहीं है। याद करना अच्छी बात है, जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वास्तव में प्रिपरेशन करें, अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझना, कुछ जो ट्रिक बोल रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ मैथोलॉजी होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो होता है कभी कभी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये जानकारी तो होनी ही चाहिए कि आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं क्या करना है, लेकिन यह भी आपको जानकारी हो कि कौन सा नहीं पढ़ना है और किस तरीके से नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का, जैसे और करंट के मामले में अगर देखें हम, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों का जरूरत होता है। अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव ना रहता तो शायद ये बिजली का आविष्कार, ये जो बिजली से हम इतना उपभोग कर रहे हैं, ये साधन जो संसाधन है वो हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, तो कौन नहीं होगा इसको भी ध्यान देना होगा। तो बोला कि जल कैसा संसाधन है,
है ना। तो जल कैसा संसाधन, तो कौन, अगर हमको ये याद नहीं है कि कौन सा होगा तो कम से कम इसको टर्मिनेट करना सीखिए। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है इनकार करना, बर्खास्त करना, मतलब उसको आप बर्खास्त कर दीजिए कि तुम तो नहीं होगे, ठीक है। तो इनमें से कोई, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले यह देखिए कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन, तो क्या सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन जो है जल का पर्याय हो सकता है? यहाँ सौर है आपका, देखिए यहाँ से हम कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ आपका सौर है और यहाँ आपका जल है, तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है? तो नहीं, तो इसको टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि सौर और जल का कोई संबंध आपस में नहीं है। आगे बोला गया मानव निर्मित संसाधन, तो क्या पानी को आदमी बना सकता है? नहीं। निर्मित का मतलब क्या हुआ? निर्माण करना, बनाना। तो आपका क्या बोला है? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का अर्थ होता है कि वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। तो जल कैसा है? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और यह पुनः चक्रीय संसाधन, ध्यान दीजिएगा कि यह जो है आपका, यह पुनः चक्रीय संसाधन भी है। लेकिन एक बात और है कि यह पुनः चक्रीय संसाधन होते हुए भी खत्म होने वाला है, यानी कि खत्म होने योग्य है। मतलब इसको जैसे बोलते हैं समाप्य संसाधन, तो यह समाप्य संसाधन भी है, नवीकरणीय भी है। एक ऐसा चीज है कि सभ्य में शामिल है, ठीक है। नवीकरणीय, समाप्य, खत्म होने वाला है ना, और पुनः चक्रीय संसाधन भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, बोला है आपको कि निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, है ना। बोला कि मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो बाद में अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें, हालांकि जो ऊपर का होता है बीपीएससी वगैरह, अगर दरोगा भी, ये सब जो होता है इसके लिए तो अलग अलग क्वेश्चन होता है, उसमें 8 प्रकार से मिट्टी को पढ़ाया जाता है कि 8 प्रकार होता है। लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएगा, आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सिलेबस से ही बनना है। तो लेकिन निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो मिट्टी का प्रकार हमें पता है कि मिट्टी का कितना प्रकार होता है, मिट्टी का ध्यान देते चलिए। लेकिन कौन निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो आपको पता है कि मिट्टी कितने प्रकार का होता है। तो मिट्टी जो आपका होता है वह 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार में है। इसमें से आपका जलोढ़ जो होता है यह भी होता है, लेटराइट मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, फिर आपका काली मिट्टी हो गई, है ना, काली मिट्टी जिसको आप रेगुर भी कह सकते हैं, काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लाल मिट्टी, है ना, तो कितना हो गया? 3 और 2 5 हो गया। और एक और आपका होता है पीली मिट्टी, क्या हो जाएगा? पीली मिट्टी। जो छठा आपका क्या हो जाएगा? पीली मिट्टी। यानी कि जलोढ़ तो होता ही है, लेटराइट होता है, मरुस्थलीय होता है और काली होता है, रेगुर होता है, काली या रेगुर दोनों एक ही है, फिर लाल मिट्टी होता है और पीली मिट्टी। तो इस प्रकार से आपका कौन नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हरित मृद। यानी कि हरित मृद का मतलब क्या हुआ? मृदा, अगर यहाँ पे मृदा रहता, मृदा तो शायद समझ सकते हैं कि मिट्टी, मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। और हरित का मतलब हरा, तो हरा मिट्टी, तो ये तो होता ही नहीं है, वैसे भी नहीं होता। लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि ये तो पहले नंबर मृदा भी सही नहीं लिखा है, कम से कम इसमें तो मिट्टी मिट्टी सही सही लिखा हुआ है, इसमें मृदा भी नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन दिख रहा है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है आपको कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि देखे कि कौन सा में से नवीकरणीय योग्य नहीं, देखे नहीं किए, संसाधन है, मार दिए एकदम है, तो ऐसा नहीं। क्वेश्चन को आपको इत्मीनान से पढ़ना है, एकदम बारीकी से ध्यान से पढ़ना है, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय भी होता है, और एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि 100 में से 50 को मारना है, 100% में से 50 को मारना है। हालांकि बोला कि निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। क्या बोला है? कि नवीकरणीय योग्य जो संसाधन है वह नहीं है, नवीकरणीय। चलिए आ गया है। पहले बोले थे कि क्वेश्चन इस प्रकार का अगर आता है तो उसको हम बढ़िया से डीपली समझेंगे। बोला नवीकरणीय, तो नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ? नवी किससे बना है? नव से। किससे बना है? नव से। तो नव का मतलब क्या होता है? करणीय, नव जोड़ करणीय कह सकते हैं, नव जोड़ करणीय। तो नव का मतलब होता है नया, और करणीय का मतलब हुआ करने योग्य।
यानी कि वैसे संसाधन जो नवीकरण यानी कि नया करने योग्य होंगे वह क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन। तो आप देखिए कि क्या पवन ऊर्जा को नया कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। नया करने का अर्थ हुआ कि ऊर्जा को किसी अन्य रूप में रूपांतरित करें बिना किसी लाग लपेट का, यानी कि मान लीजिए कि अभी आप उसको किसी और रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, बाद में किसी और में, जैसे मान लीजिए कि पवन ऊर्जा से हवा से बनता है, हवा से बिजली बन रहा है। अब जो हवा आपके जो आपका होता है पवन चक्की, उससे टकरा करके गया है, तो क्या उसके पीछे वाला टरबाइन को हवा नहीं मिलेगा, वो रोक लेगा, बोला कि ना जाने देंगे, हम नहीं जाने देगा। ये हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो जो हवा होता है वह इस टरबाइन को भी रोटेट करा रहा है और पीछे वाला जो टरबाइन होगा उसके पास भी वही हवा जाएगा, तो उससे क्या होगा, ऊर्जा बन सकता है ना। यानी कि जो समाप्त नहीं होगा, जो समाप्त होने योग्य नहीं है, पवन कभी समाप्त नहीं होता है, ये सब क्या कहलाएगा, नवीकरणीय होगा। जल आपका क्या होगा, नवीकरणीय होगा। ठीक है, और इसमें वन तो आपका संसाधन है ही, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होगा आपका, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि कह सकते हैं आप कि जो जीवाश्म ईंधन जो है वह नवीकरणीय नहीं है। जीवाश्म ईंधन का संबंध होता है किससे, तो कोयला से। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या हुआ, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, प्राकृतिक गैस, यानी कि लिखे हैं नेचुरल, एन से नेचुरल और जी से गैस, एनजी, है ना, नेचुरल गैस। ये जो प्राकृतिक कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब जो होता है आपका क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का मतलब क्या हुआ, जीव का जो अवशेष बचा हुआ है और जीव का रूपांतरित जो रूप हैं जिसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन चलिए, बोला 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। यानी कि पर्वत पर जो है मृदा का अपर्दन किससे होता है, किसके वजह से पर्वत पर जो है, पर्वत करने का मतलब अर्थात पहाड़ पर जो होता है वह मृदा अपर्दन होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमनद। हिमनद की वजह से क्या होता है, जो आपका पर्वत जो पहाड़ होता है उस पर मृदा का अपर्दन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यानी कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी है। तो बात करें हम विस्तार के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में जो पाई जाती है वह कौन है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी, है ना। ये देखिए इसमें नहीं पूछेगा कि कितना प्रतिशत, कौन सा, कहाँ कहाँ, ये चीज़ें नहीं पूछती। मैक्सिमम आपका पूछेगा कि कौन सबसे ज़्यादा है, या ये पूछ दे कि कौन सबसे कम है। तो भारत में अगर सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसकी बात करता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन द्वारा, है ना, पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाना क्या कहलाता है। बाकी पवन द्वारा मृदा या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ाकर ले जाना क्या कहलाता है ना। तो अपर्दन, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें अपर्दन हम नहीं समझ पाए थे, तो सबसे पहले हम अपर्दन को समझ लेते हैं। अपर्दन का मतलब होता है अपर्दन को आप पर्दा से रिलेट कर सकते हैं। ये रिलेट करने वाली बात है, क्योंकि समझ में, देखिए आपको समझना है तो किसी भी चीज़ से रिलेट करके उसको समझ सकते हैं, और जितनी आसानी से किसी भी चीज़ से रिलेट करके समझिए, आसानी से इजीली और याद रखने योग्य रिलेशन उसमें से फाइंड कीजिए, बेहतर होता है। अर्थ मायने नहीं रखता है, आप किस तरीके से समझ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपर्दन मतलब पर्दा, यानी कि वैसा कुछ प्रक्रिया होगा जिसे, पर्दा का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के पर्दा सामने अगर लटका दीजिए तो पीछे का चीज़ क्या होता है, छुप जाता है। तो मृदा पर्दन में भी वैसा ही होता है कि जैसे ही मिट्टी या बालू जो भी हो उड़ करके या किसी भी पानी के माध्यम से या हिमनद के माध्यम से, जिस माध्यम से जो आए या मेघ के वजह से अपर्दन हो, तो वो जो क्या कहलाता है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके किसी माध्यम से लाना और ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। तो पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना क्या कहलाता है, तो पवन अपर्दन। क्या कहलाएगा, पवन अपर्दन। ठीक है, चलिए, और जो मेघ की वजह से होगा क्या कहलाएगा, मेघ अपर्दन। मेघ की वजह से मेघ अपर्दन। जैसे बरसात के दिन में देखते होंगे कि जहाँ मिट्टी होता है अगर बारिश हुआ तो मिट्टी धंस जाता है वहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोला कि अनवीकरणीय संसाधन है। क्या बोला है कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो वही बात कि ये क्वेश्चन और पहले भी आया है। अनवीकरणीय का मतलब वो अनवीकरणीय नहीं पूछा था, इस बार पूछा अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन की अगर बात करता है तो वैसा संसाधन जिसका नवीकरण न हो। नवीकरण मतलब जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं, नवीकरण जो है न हो वह क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। जिसमें से आप देखेंगे
तो जल का तो नवीकरण हो सकता है, यानी कि एक बार जैसे नदी में देखते हो कि एक नदी पर 3-4 जगह डैम बनल है ना, तो पीछे डैम बना हुआ है, फिर वहाँ से पानी छोड़ा, फिर आगे स्टोर किया, फिर वहाँ डैम बना दिया, है ना। इस प्रकार से जल तो क्या आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। सौर ऊर्जा यह भी नवीकरणीय संसाधन, जैसे सोलर प्लेट लगा लीजिए तो क्या कहेगा कि आप भी लगा लिया, पड़ोसी भी लगा लिया है, तो बोलेगा सूरज का रोशनी बोलेगा कि हाँ तेरा सोलर पर हम ना पड़ेंगे, पड़ोसी के सोलर पर खाली पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो होता है सौर ऊर्जा जो आपका क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है आपका पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा पहले ही बता दिए कि पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है वह आपका क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जीवाश्म का जो है आप नवीकरण नहीं कर सकते हैं। अर्थात कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह प्राकृतिक गैस होता है, क्या कोयला को जलाने के बाद आप फिर से उसको जला सकते हैं, बोलेंगे नहीं। अब कुछ लोग बोले कि काहे नहीं जला सकते हैं, और जलाने का उसमें बचता है थोड़ा सा कोयला तो उसको निकाल के नहीं जलाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो नहीं जला उसी को आप जला सकते हैं, जो जल चुका है उसको आप नहीं जला सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या होगा, चलिए बोला कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन उपयोग नहीं किया जाता है। क्या बोला गया कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जैसे आपके पास रुपया है लेकिन आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते हैं, है ना। तो वैसे ही बोला कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन उपयोग नहीं किया जा सकता है कहलाते हैं, क्वेश्चन मार्क। यानी कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है ना, लेकिन उन्हें उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कहलाता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, संभावी संसाधन। यानी कि पैसा तो है आपके पास, अब संभव है कि आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक है कल दे दीजिए। किसी मान लीजिए किसी ने आपके पास पैसा रखे कि हमारा पैसा पकड़ ले रख रहे हो, है ना, तो आपके पास ये संभव है, संभावना है कि आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है ना। तो ये क्या कहलाएगा, संभावी संसाधन, यानी कि संभावना है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, संभावी संसाधन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा ये बीच में जो पेज का बॉर्डर है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो पीपीटी बनाने टाइम में, हालांकि कोई इशू नहीं है, आपको क्वेश्चन ऑप्शन अलग दिख ही रहा है। चलिए बोला कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या हुआ, स्वामी, सबसे पहले शब्द को समझ लीजिए। स्वामी का अर्थ क्या होता है, अगर आपको कोई शब्द बता दे, जैसे सब स्वामित्व का मतलब स्वामी से बना स्वामित्व, आपका रूट वर्ड इसका क्या होगा, स्वामी। तो स्वामी का मतलब क्या होता है, तो कुछ लोग बोले पति, ना जी, स्वामी का मतलब होता है मालिक। स्वामी का मतलब क्या होता है, मालिक होना। जैसे अगर पुराना सीरियल वगैरह देखते होंगे रामायण में, तो उसमें होता है स्वामी, राजा को भी स्वामी बोला जाता है। तो राजा का मतलब क्या हुआ, राज्य का मालिक। तो राज्य का मालिक तो वह स्वामी, राज स्वामी हो गया, राजा जो होता है उसको स्वामी बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से स्वामी का मतलब क्या होता है, मालिक होता है। और अन्यथा अर्थार्थ में इसको यथार्थ में न ले, इसका मतलब होता है स्वामी का अर्थ मालिक ही होता है, ठीक है। तो बोला कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन का एक प्रकार नहीं है, यानी स्वामित्व के आधार पर आप यह कैसे कर सकते हैं कि यह जो है संसाधन का प्रकार नहीं है। तो व्यक्तिगत संसाधन ये आपका है। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ कि किसी, जैसे प्राइवेट जिसको बोलते हैं ना, प्राइवेट, ये प्राइवेट आपका हो गया व्यक्तिगत संसाधन। जैसे अंबानी जी के जियो है, सरकार उसमें कुछ कर सकता है नहीं, देखिए रेट बढ़ा दिया, टैरिफ चार्ज, कोई नहीं कुछ कर पाया, है ना, सरकार कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन। समुदाय का मतलब क्या हुआ कि जिसमें किसी समूह का हो, किसी समूह का, जैसे मंदिर होता है ना, क्या करें सामुदायिक संसाधन। जैसे अब कहीं कहीं होता है कि देखते हो कि सरकार के द्वारा सामुदायिक भवन बनाया जाता है ना। तो सामुदायिक भवन में क्या होता है कि उस जिस गांव में है, जिस प्रखंड में है, जिस पंचायत में है, वहाँ के सभी लोग उसमें काम कर सकते हैं। मतलब ये बंधन नहीं है कि केवल आप ही कीजिएगा और कुछ गिने चुने ही लोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को मतलब काम करने की या रहने की अनुमति मिल सकती है। रहने का मतलब कि टेम्पोररी के, जैसे शादी ब्याह हो गया, किसी प्रकार का समारोह वगैरह का आयोजन आप वहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संसाधन, तो यह भी जो होता है आपका होता ही है, जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे जल जो है आपका, समुद्र का जल, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है आपका, वह जो है आपका राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ कि किसी राष्ट्र विशेष के लिए, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब किसी भी राष्ट्र के लिए। तो समुद्र जो होता है इसका एक परफेक्ट उदाहरण हो सकता है। चौथा आपका क्या है, जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन जो है वह आपका स्वामित्व के आधार पर नहीं बांटा जाता है। स्वामित्व के आधार पर जैविक संसाधन नहीं होता है।
समिति का धाप होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय होता है। ठीक है, जैविक संसाधन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? अंतिम क्वेश्चन आपका है कि अजैविक का मतलब क्या होता है कि जिसमें जीवन न हो। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑप्शन को टर्मिनेट करना सीखिए। टर्मिनेट करने का मतलब रिजेक्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको याद ही हो, क्योंकि एक फैक्ट नहीं है, फैक्ट बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले टर्मिनेट करना सीखिए कि कौन नहीं होगा। 4 ऑप्शन में से आपका एक होगा और 3 नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, शब्द को पहले समझ लीजिए। अजैविक का मतलब हुआ जिसमें जीवन नहीं है, तो हमको टर्मिनेट किसको करना होगा, जिसमें जीवन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के विपरीत वाले आंसर को क्या करना होगा, हमें टर्मिनेट करना होगा। तो सबसे पहले आप टर्मिनेट कर सकते हैं, नीचे से देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मछली, ये तो आपका नहीं होना है, क्योंकि मछली में जीवन है। फिर पौधा, तो पौधा में जीवन है, तो हाँ है। पशु में जीवन है, तो हाँ है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर में तो इतना ही है, और अगली बार जो वीडियो आपका आएगा वो नेक्स्ट जो है चैप्टर आएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके और जो है बताइए। जो आपको और डाउट अगर कहीं रह गया होगा, कहीं आपको लगा कि हाँ ये समझ में नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको मेंशन कर दिया जाए। ठीक है, आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो बेल का जो घंटी का जो आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा, और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी छात्र हैं उनके तक यह जो है क्वेश्चन पहुँच जाए और वो सभी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।